उनके मुखालिफिन उन्हें ताने दे रहे हैं पीटीआई का जलसा नाकाम हो गया, जबकि पीटीआई की तरफ से कहा जा रहा है पीटीआई का जलसे को नाकाम नहीं कहा जा सकता, गैर जानिबदार होकर देखा जाए, जेलें भर दो। अगर अवाम इमरान खान साहब की बात सुनते, गंडापुर साहब फजर की नमाज के वक्त निकलते तो वो जलसे में पहुंच सकते। लोग प्रोटेस्ट के लिए तैयार नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि पीटीआई गैर मकबूल हो गई। ये एक सनसनीखेजी है। मीडिया जो है वो पलता इस बात पर है, धुआंधार बयानात दिए जा रहे होंगे। हुक्मरान तबका जिसमें फौज सबसे पहले है वो गली गली शहर शहर जाकर जलसे करेंगे। आप देख रहे हैं बेलाग तबसरे और मैं हूं शिराज पराचा। लाहौर में पीटीआई के जलसे के बाद उनके मुखालिफिन उन्हें ताने दे रहे हैं हुकूमती लोग या हुकूमत के हामी की पीटीआई का जलसा नाकाम हो गया, पीटीआई को बड़ा शो करने में कामयाब नहीं हुई, जबकि पीटीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि हुकूमत ने पाबंदियां आयद की, रास्ते रोके, फिर पुलिस ने आकर उनके जलसे में बिजली बंद कर दी, लोगों को जाने को कहा, इसलिए पीटीआई का जलसे को नाकाम नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए, बिल्कुल गैर जानिबदार होकर देखा जाए, तो पीटीआई का जलसा कामयाब जलसा इस लिहाज से नहीं था कि लोग जो हैं, जो इमरान खान कह रहे थे कि जेलें भर दो, ये तख्त या तख्ता वाली बात है, डू और डाई वाली बात है, तो इमरान खान की तवक्कुआत के मुताबिक या जो उनका दावा था उसके मुताबिक लोग जो हैं वो नहीं आए। अवाम की बड़ी तादाद पंजाब से, खुसूसन लाहौर शहर से नहीं आई। अगर अवाम इमरान खान साहब की बात सुनते, उनके हामी, उनके सपोर्टर, तो वो बहुत बड़ी तादाद में आते और पुलिस का उनको रोकना मुमकिन ना होता। इसी तरह पीटीआई के मरकजी लीडर्स जो टीवी पर, मीडिया पर हमें बहुत नजर आते हैं, उसमें शिबली फराज हों या गौहर अयूब के बेटे उमर अयूब हों या जो दूसरे उनके लीडर्स हैं वो रऊफ ताहिर वगैरह, वो लोग नहीं आए। अब वो कोई बहाना बना सकते हैं कि हम इसलिए नहीं आए या इसलिए नहीं आए, लेकिन पीटीआई की लीडरशिप नहीं आई। गंडापुर साहब अगर चाहते तो वो पेशावर से सुबह फजर की नमाज के वक्त निकलते तो वो जलसे में पहुंच सकते थे, लेकिन वो भी 11-12 बजे निकले। एक तरह के मीडिया के लिए लोग बात करते हैं, सोशल मीडिया के लिए करते हैं, लेकिन वो जो इमरान खान जेल में पड़े हुए हैं और जेल में बैठकर वो ये सोच रहे थे कि लाखों लोग उनके लिए निकल आएंगे और बहुत बड़ी किसी तहरीक का आगाज होगा बांग्लादेश की तरह, ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि लोग थके हुए हैं, उसकी वजह यह है कि लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट के लिए तैयार नहीं, वो इस हुकूमत को पसंद नहीं करते या इस पर शायद तनकीद भी करते हैं, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई बेहतरी शायद हो जाए, उनके हालात शायद बदल जाएं, और वो घेराव जलाओ के लिए तैयार नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि पीटीआई गैर मकबूल हो गई है, ये हुकूमत की गलतफहमी होगी अगर वो ये समझेगी। पीटीआई का वोट बैंक बरकरार है और अगर लोगों को वोट देने का मौका दिया जाए तो वो पीटीआई के हक में वोट देंगे, लेकिन वो भी इतनी बड़ी तादाद में नहीं देंगे कि इमरान खान साहब को 2/3 मेजॉरिटी हासिल हो जाए। और इस बात का भी कोई इम्कान नहीं कि पाकिस्तान में मुस्तकबिल करीब में यानी अगले 2-3 माह में इलेक्शंस हो जाएं। तो इस तरह इमरान खान साहब ने खुद को भी बंद गली में पहुंचा दिया है, अपने कारकुनों को भी बंद गली में पहुंचा दिया है, और एक मुल्क में मुसलसल बेचैनी की कैफियत है। मीडिया जो है उसकी खुराक सनसनीखेजी है। मीडिया जो है वो पलता इस बात पर है कि कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हो। बीइंग सहाफी में और सहाफत के उस्ताद के, मैं अक्सर जब बात करता हूँ स्टूडेंट्स के साथ या क्लास में या ट्रेनिंग्स के दौरान, हम ये कहते हैं कि बैड न्यूज इज ए गुड न्यूज। बैड न्यूज गुड न्यूज इस सेंस में कि अगर मुजाहिरे होंगे, आग लगी होगी, लाठीचार्ज हो रहा होगा, पथराव हो रहा होगा, धुआंधार बयानात दिए जा रहे होंगे, झगड़ा होगा, नफरतें बढ़ाई जा रही होंगी, तो इससे टेलीविजन खुसूसन जो है उसके लिए बहुत अच्छी फुटेज है, इससे बहुत अच्छे यानी व्यूज बढ़ते हैं और उससे वो न्यूज बनती है। तो मीडिया और खुसूसन उसमें अब जो हम जैसे यूट्यूबर्स आ गए हैं, हमें कुछ न कुछ तनाज़ा चाहिए। अगर कोई हम अमन की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं, यकजहती की बात करते हैं, तो हम समझते हैं कि लोग ये देखना नहीं चाहते। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है, इस लाहौर के जलसे में और उससे पहले इस्लामाबाद के जलसे ने भी ये साबित किया कि अवाम जो है वो सड़कों पर आने के लिए तैयार नहीं है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि सब अच्छा है। कोई एक चिंगारी, कोई एक वाकया, लोग नाराज हैं, लोग गुस्से में हैं, लोग ये समझते हैं कि जो हुक्मरान तबकात हैं, कोई एक पार्टी नहीं, हुक्मरान तबकात जिसमें फौज सबसे पहले है, ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े ताजिर हैं, बड़े बड़े जागीरदार हैं, जो अमीर लोग हैं
پاکستان کے وہ بہت امیر سے امیر تر ہو رہے ہیں اور عام لوگوں کو اس میں حصہ نہیں مل رہا. لوگوں کو یہ بجلی کا بحران دیکھ لیں, آپ بے روزگاری کو دیکھ لیں, آپ مہنگائی کو دیکھ لیں, آپ جو سروسز لوگوں کو نہیں ملتی اس کو دیکھ لیں, تو غصہ تو ہے. یہ آج سے نہیں ہے, یہ کافی پہلے سے ہے, لیکن لوگوں میں غصہ ہے. کوئی ایک واقعہ جو ہے وہ ایسی چنگاری بن سکتا ہے کہ اس سے لوگ نکل آئیں اور ملک بھر میں احتجاج ہو, لیکن یہ ایک پرابیبلٹی ہے. اور ہم کیوں اس کا انتظار کریں کہ کوئی چنگاری آئے اور اس کے نتیجے میں ملک میں افراتفری پھیلے. میری تجویز یہ ہے کہ کوشش یہ کی جانی چاہیے عمران خان صاحب کی طرف سے کہ وہ اپنے سٹانس کو کوئی موڈیفائی کریں. حکومت عمران خان کو یعنی فوج عمران خان کو اس لیے رہا کرنا افورڈ نہیں کر سکتی کہ عمران خان صاحب اگر جیل سے باہر آ جاتے ہیں تو وہ اپنی پرانی روش اپنائیں گے. وہ گلی گلی شہر شہر جا کر جلسے کریں گے, جلوس نکالیں گے, روز اپنے گھر سے بیٹھ کر ویلاگ کریں گے اور ان کے یہی مطالبہ ہوگا کہ نئے الیکشن کرائیں اور مجھے حکومت میں لائیں. اور وہ چاہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی سپورٹ کرے, اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہو اور ان کو دوبارہ وزیر اعظم بنایا جائے. اب کچھ تو اسٹیبلشمنٹ نے یہ دیکھا ہے کہ عمران خان جب وزیر اعظم بنے تو 3.5 سال میں انہوں نے ملک میں کوئی ایسی چیز نہیں کی جس سے پاکستان میں اسٹیبلٹی آتی, پاکستان کی معاشی حالت سدھرتی, پاکستان کے خارجہ تعلقات ٹھیک ہوتے, پاکستان کی گورننس ٹھیک ہوتی. عمران خان صاحب نے وہی روایتی کام کیا, فوج کو رعایتیں سے رعایتیں دیتے چلے گئے. آپ کے سامنے عاصم سلیم باجوہ کے کیس موجود ہے جو کہ کرپشن میں ملوث تھے. عمران خان نے کہا کہ مجھے یقین ہے اس نے کرپشن نہیں کی اور اس کو امریکہ جانے دیا. عمران خان فوج کو چاہتے تھے کہ جو وہ مجھ سے مانگتے ہیں مجھ سے لے لیں, لیکن مجھے نہ چھیڑے, میرا ساتھ دیں, میرے لیے جو ہے لوگوں کو اکٹھا کریں, ارکان اسمبلی کو اکٹھا کریں, سینٹ میں الیکشن میں دھاندلی کروائیں. اس قسم کی روایتی وہ سیاست کرتے رہے. ایک تو ان کی یہ پوزیشن ہے کہ عمران خان دوسرے سیاستدانوں سے اچھے نہیں, بلکہ وہ نواز شریف کے مقابلے میں ان کی پرفارمنس بہت کمزور رہی ہے. زرداری صاحب نے اپنے دور میں 18ویں ترمیم کی, پاکستان کے تعلقات بہتر کیے, بنیاد رکھی سی پیک کی, بنیاد رکھی شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن میں جانے کی, تعلقات اچھے بنائے ایران کے ساتھ, روس کے ساتھ, چین کے ساتھ. نواز شریف صاحب نے ڈیولپمنٹل کام کیے. عمران خان کے کریڈٹ پر جب وہ وزیر اعظم رہے کچھ نہیں ہے اس قسم کا. عمران خان صاحب کے پاس بہت اچھا موقع تھا کہ وہ 2013 سے 2022 تک ان کی حکومت تھی خیبر پختونخوا میں, کہ وہ خیبر پختونخوا کو ایک ماڈل صوبہ بنا کر پاکستان کے عوام کے سامنے پیش کرتے اور کہتے کہ یہ دیکھیں ہم نے یہ کیا خیبر پختونخوا میں, اگر ہمیں وفاق میں حکومت ملے اور دوسرے صوبوں میں ملے تو ہم پاکستان کو تبدیل کر دیں گے, پاکستان میں حقیقی تبدیلی لے آئیں گے. اب اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں اندرونی طور پر عمران خان کی پرفارمنس ہمارے سامنے مثال موجود ہے, اور غیر ملکی خارجہ پالیسی کے محاذ پر چین کبھی بھی پسند نہیں کرے گا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ وہ کام کرے, کیونکہ عمران خان صاحب نے ان کو ناراض کیا, ان کے پروجیکٹس ہو کے. مجھے یاد ہے میں اسلام آباد میں تھا کہ چین کے سفیر گھنٹوں انتظار کیا کرتے تھے خیبر پختونخوا ہاؤس میں, وزیر اعلیٰ پرویز خٹک ان کو ٹائم نہیں دیتے تھے. پی ٹی آئی کے منسٹر تھے مواصلات کے وہ مراد سعید, وہ چین کے سفیر کے ساتھ اور چین کی کمپنیوں کے ساتھ اس نے بدتمیزی کی. وہ چین جو پاکستان میں $60 ارب کی انویسٹمنٹ شروع کر چکا تھا نواز شریف صاحب کے دور میں, اس سارے پروجیکٹس کو عمران خان اور ان کی ٹیم نے ناکام بنایا اور سی پیک کو فوج کے حوالے کر کے عاصم سلیم باجوہ کو اس کو ہیڈ بنا کر اس کو گوشت فلو کر دیا. مراد سعید نے چین کی کمپنیوں کے ساتھ تعاون نہیں کیا, پرویز خٹک نے چین کی کمپنیوں کے ساتھ تعاون نہیں کیا. تو نتیجہ یہ ہے کہ چین ناراض ہوا. اسی طرح سعودی عرب جو پاکستان کا بہت ریلائبل پارٹنر تھا, سعودی عرب کے پرنس کو عمران خان نے ان کی ذات پر حملے کر کے ان کو برا بھلا کہہ کے ان کا مذاق اڑا کر اور پھر ترکی اور ملیشیا کے ساتھ شامل ہو کر ان کو ناراض کیا, اور پھر ترکی اور ملیشیا نہ جا کر ترکی اور ملیشیا کو بھی ناراض کر دیا. اسی طرح انہوں نے ایران کو بھی ناراض کر دیا. اسی طرح انہوں نے امریکہ اور ویسٹ کے حوالے سے بلند و بام دعوے کیے, لیکن انہوں نے کچھ کیا نہیں. یعنی کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اس گلوبل ورلڈ میں اس جو جہاں معیشتیں جڑی ہوئی ہیں, جہاں سیکیورٹی جڑی ہوئی ہے, جہاں ملک جو ہے وہ بہت احتیاط سے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ بناتے ہیں, پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ سی پیک پر کام کرے گا, یعنی چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید بہتر کرے گا, مضبوط کرے گا. چین کے BRI پروجیکٹس کا حصہ بنے گا. روس کے ساتھ جو پاکستان کی کولڈ وار کے دوران مسلسل مخالفت رہی اور ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی رہی, اور ہم نے سوویت یونین کی شکست میں بڑا کردار ادا کیا افغانستان میں, اس روس کے ساتھ ہم تعلقات کو بہتر کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ہمارے مستقبل کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے علاقے میں جو ممالک ہیں, چاہے وہ روس ہے, چاہے وہ چین ہے, چاہے وہ سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں, چاہے وہ ایران اور ہندوستان ہے, ان کے ساتھ تعلق ٹھیک کریں. تو یہاں پر جس لیڈر کی ضرورت ہے اس کو بہت ویژنری ہونا چاہیے, اور اس کو ڈپلومیسی کی ان ساری ڈیلیکیسیز کا اور ٹرینڈز کا پتہ ہونا چاہیے. اور یہ ایک پتلی دھار پر آپ چلیں گے کہ آپ مغرب سے دشمنی مول لیے بغیر, امریکہ کی مخالفت مول لیے بغیر, آپ اپنے ان
पड़ोसियों के साथ, जो शंघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं और जो अब ब्रिक्स बना चुके हैं, उनके साथ आप ताल्लुकात ठीक करें। तो इमरान खान साहब ने ये साबित किया अपने 3.5 साल में, पौने 4 साल में जब वो वजीर आजम रहे, कि वो ये करने के अहल नहीं, उनकी गवर्नेंस की सलाहियत नहीं। अब देखिए ना, जो उनके कपड़ों से मुतासिर है और उनकी शक्ल से मुतासिर है और उनके ये बड़ी बड़ी दावों से और तकरीरों से मुतासिर है, वो ये सवाल क्यों नहीं करते कि पंजाब सबसे बड़ा सूबा था, उसको उस्मान बुज़दार के हवाले क्यों किया गया, और पंजाब में पीटीआई की हुकूमत ने क्यों कोई ऐसा काम नहीं किया। परवेज इलाही वजीर आला थे, उन्होंने बहुत काम किया। शहबाज शरीफ की तो खैर बात ही क्या है, उन्होंने क्या कुछ किया। अभी आपके सामने मरियम नवाज है, जो अभी चंद महीने हुए हैं, लेकिन वो ऐसे काम कर रही हैं जिससे कि अवाम के मफाद की झलक मिलती है। कहने का मतलब ये कि अगर इमरान खान चाहते तो किसी कॉम्पिटेंट शख्स को, किसी बेहतर शख्स को वजीर आला पंजाब बनाकर पंजाब की हालत बेहतर कर सकते थे। खैबर पुख्तूनख्वा में मुसलसल तीसरी मरतबा उनकी हुकूमत है। अब आप देखिए, वो जो गंडापुर साहब हैं, वो जब से वजीर आला बने हैं, वो सिवाय जलसों के, जुलूस के, पंजाब पर हमला करना है, इस्लामाबाद में जुलूस लेकर आना है, सारी मशीनरी इसमें लगी हुई है। आप ये बताएं कि उन्होंने फरवरी से लेकर अब तक वो वजीर आला है, उन्होंने क्या किया। तो गुजारिश ये है कि ये मैं माजी की बातों के, अब मुस्तकबिल की बात के लिए ये हो सकता है कि कोई ऐसा निगोशिएटेड हल निकाला जाए कि जिसमें इमरान खान साहब जेल से बाहर आए और वो ये गारंटी दें कि वो अगले 2, 2.5, 3 साल तक जो है मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा नहीं करेंगे, बल्कि अवाम के सामने अपना प्रोग्राम रखेंगे और उस प्रोग्राम को खैबर पख्तूनख्वा में इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। बहुत देर हो गई, 3 बार उन्होंने गलती की, अब तीसरी चौथी बार उनकी हुकूमत है वहां पर। अगर इमरान खान साहब को मुंतकिल कर दिया जाए खैबर पख्तूनख्वा में और उनको लिमिट कर दिया जाए कि आप खैबर पख्तूनख्वा में रहें, आप पंजाब में आकर इंस्टेबिलिटी पैदा ना करें, सिंध में जाकर इंस्टेबिलिटी पैदा ना करें, बलूचिस्तान में जाकर इंस्टेबिलिटी पैदा ना करें, आप खैबर पख्तूनख्वा में रहें और आपका जो हकीकी आजादी का नारा है, आप अवाम को क्या अवाम पर बराह रास्त अमरीका हुकूमत कर रहा है, क्या अवाम पर बराह रास्त कोई बाहर का मुल्क हुकूमत कर रहा है? अवाम हुक्मरान तबकात के इस्तेसाल का शिकार है। तो सबसे पहले तो इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा में एक ऐसा नया गवर्नेंस का मॉडल देना चाहिए कि जिसमें ब्यूरोक्रेसी के इख्तियारात जो हैं उस पर दोबारा खोज किया जाए, ब्यूरोक्रेसी की रीस्ट्रक्चरिंग की जाए, एक नया सिस्टम बनाया जाए, बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाए और जो ब्यूरोक्रेसी है उसको बल्दियाती नुमाइंदों के अंडर किया जाए। ये जो डिप्टी कमिश्नर और पुलिस तो सूबाई महकमा है ना, तो सूबाई पुलिस, आप एक ऐसी पुलिस फोर्स क्रिएट करें जिसकी दूसरे सूबे हैरान हो उसको देखकर। आप सूबाई जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको आप बेहतर करें। हेल्थ आपका सब्जेक्ट है, आप हेल्थ को बेहतर करें। आप ये जो डॉक्टर्स जो हैं प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, बड़ी बड़ी फीसें लेते हैं और उनको बेशुमार दवाइयां लिख कर देते हैं उन कंपनियों से जिन कंपनियों से वो कमीशन लेते हैं। ये वो डॉक्टर हैं जो सरकारी अस्पतालों में नौकरी भी करते हैं और साथ में प्रैक्टिस भी करते हैं और लोगों की सेहत का हालत तबाह है। प्राइवेट अस्पताल पेशावर के कितनी बड़ी बड़ी फीसें ले रहे हैं। आप हेल्थ में ऐसी रिफॉर्म करें कि लोगों को मुफ्त इलाज, क्वालिटी का इलाज मिले। ये कोई बात नहीं कि मैंने हेल्थ कार्ड दिया, हेल्थ कार्ड से वो प्राइवेट अस्पताल बड़े बड़े बिल लेते हैं। ये इस किस्म के PR के जेस्चर ना करें। ग्राउंड पे खैबर पख्तूनख्वा के गांव में जाएं। तालिबान आप पर एतमाद करते हैं, पश्तून आप पर एतमाद करते हैं, कबायली लोग आप पर एतमाद करते हैं। इमरान खान साहब, अगर आप उनको ये कह दें कि चलें 3 साल के बाद आप इलेक्शन करा दें, उस पर आप एग्री कर दें, 2.5 साल के बाद करा दें, 4 साल के बाद करा दें, आप अपने लिए इतना टाइम ले कि 3-4 साल में ये डील आपके साथ हो, चाहे खुफिया हो, जैसे भी हो, कि आपको खैबर पख्तूनख्वा में मुंतकिल कर दिया जाए और आप खैबर पख्तूनख्वा में आप ये कमिटमेंट करें कि मैंने 3 साल में खैबर पख्तूनख्वा की शक्ल बदल देनी है, वहां के अवाम के लिए बेहतरी करनी है। वफाकी हुकूमत हमें हमारे फंड्स दे, बजाय धमकी के, बजाय लड़ाई के, बजाय उसके आप उनके साथ बातचीत करके नेगोशिएट करेंगे, आप टैक्स का निजाम बेहतर करेंगे, सूबे में लोकल टैक्स कलेक्ट करेंगे, बल्दियाती इदारों को फाल करेंगे, अपने MPAs से काम लेंगे, करप्शन को खत्म करेंगे। आप सूबे में लोगों की खिदमत का एक नया, आप एक ऐसा हो कि आप गली में हो, आप कूचे में, जुलूस करने की जरूरत क्या है, आप लोगों से घर जाकर मिलें, हुकूमत और को लोगों के दरवाजे पर लाएं, ब्यूरोक्रेसी को अवाम के ताबे बनाएं, अवाम का खिदमतगार बनाएं, हेल्थ सिस्टम बेहतर करें। तालीम के शोबे में आप देखें ना, आपके सूबे की यूनिवर्सिटियों का क्या हाल है, आपके सूबे की यूनिवर्सिटियों का बुरा हाल है। उनके पास फंड नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे रहे। वहां पर कॉलेजेस का क्या हाल है, स्कूलों का क्या हाल है। ये इतने काम हैं कि इमरान खान साहब, आप अभी 72 साल के हैं, आप अगले 10 साल भी लग जाएं, पूरा आइडियल वो नहीं बना सकते। लेकिन अगर आप अब से कोशिश करेंगे, बजाय लड़ाई झगड़े करने के, बजाय धमकियां देने के, आपके कहने पे इलेक्शन नहीं होगा। अब आपने देख लिया, आप अपना आखिरी तीर चला चुके, आखिरी कार्ड चला चुके, आप उनसे कह चुके कि इलेक्शन कराओ वरना मैं लोगों को कह रहे हैं कि जेलें भर दो। आपने देखा लाहौर में क्या हुआ, लोग थक चुके हैं, लोग ये नहीं चाहते। ये
जिस किस्म का आपने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा में बिठाया हुआ है, आप सिर्फ ये चाहते हैं कि वो आपके लिए बड़े बड़े बड़के मारे, दावे करे, हंगामा करे। आपको कोई ऐसे लोग चाहिए कि जो खैबर पख्तूनख्वा के हालात बदल दे, कबायली इलाके आपके साथ शामिल हुए, वहां पर बेहतरी की कोशिश करें। अगर आपकी मदद से टीटीपी कंट्रोल होती है, ये नहीं कि आप उनको रियायतें दें, बल्कि उनके साथ ऐसी सूरत हाल बनाएं अफगानिस्तान के साथ, वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर, कि हमारी ये बॉर्डर महफूज हो, ट्रेड हो, रास्ते खुल सके सेंट्रल एशिया के साथ। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो ऐसे खामखा की बड़के हैं और ये जो नेगेटिविटी की सियासत है, उसका वो कोई हल नहीं है। आज के लिए इतना ही।